ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आइए आज के सत्र का हम लोग शुभारंभ करें। सभी परिजन ध्यान पूर्वक सुनेंगे और अधिक से अधिक शेयर करें। आज का पहला अध्याय है प्लास्टिक कचरे की विभीषिका और समाधान की राह। आज प्लास्टिक जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। रोजमर्रा के जीवन में उपयुक्त हो रही अधिकांश चीजें प्लास्टिक की बनी हुई हैं। 20वीं सदी में इजाद प्लास्टिक की मात्रा आज इस कदर बढ़ चुकी है कि पर्यावरण के लिए यह एक गंभीर संकट बनता जा रहा है। हमारे जलवायु एवं खाद्य पदार्थों में संक्रमित होते हुए यह इस धरती पर जीवन के लिए एक खतरा बनता जा रहा है, जिसकी विकरालता एवं संभावित समाधान पर विचार अपेक्षित हो जाता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2022 में एक भारतीय ने औसतन 20 किलो प्लास्टिक कचरा पैदा किया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार देश में कुल कचरे में 8% प्लास्टिक रहता है। यह आंकड़ा देखने में भले ही कम लग सकता है, लेकिन इसकी निरंतर बढ़ती मात्रा और इसके सैकड़ों वर्षों तक वातावरण में बने रहने की प्रकृति के कारण यह एक बड़ा खतरा बनता है। आठ प्रतिशत प्लास्टिक रहता है। यह आंकड़ा देखने में भले ही कम लग सकता है, लेकिन इसकी निरंतर बढ़ती मात्रा और सैकड़ों वर्षों तक वातावरण में बने रहने की प्रकृति के कारण यह एक बड़ा खतरा बनता है। मालूम हो कि प्लास्टिक को अपघटित होने में 450 से 1000 वर्ष लग जाते हैं। आईआईएससी बेंगलोर की जनवरी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 से लेकर 2020 तक भारत में प्लास्टिक का उपयोग हर वर्ष 9.7% की दर से बढ़ा है। यह 1.4 करोड़ टन से बढ़कर 2 करोड़ टन पहुंच चुका है। इसमें से मात्र 34 लाख टन प्लास्टिक ही रिसाइकल हो रहा है। शेष प्लास्टिक धरती में दफनाया जा रहा है या नदी, झील व समुद्र में फेंका जा रहा है। आश्चर्य नहीं कि नदियां प्लास्टिक के से प्रदूषित हो रही हैं। विश्व की सबसे प्रदूषित 10 नदियों में एक पावन गंगा में प्लास्टिक प्रदूषण अपना प्रभाव दिखा रहा है। यह तथ्य दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय के अध्ययनकर्ताओं के शोध से स्पष्ट हुआ है, जहां गंगा नदी में प्राकृतिक रूप से मिलने वाली मछलियों के 515 नमूनों में मांसपेशियों, लीवर, गिल्स आदि की जांच की गई। इनमें 11% अर्थात हर 10 में से एक मछली में प्लास्टिक मिला, जो 3 से लेकर 56 तक छोटे बड़े टुकड़ों में था। इसका औसत आकार 4 mm था। रिपोर्ट की माने तो प्लास्टिक प्रदूषण मछलियों के भोजन और जल में बेहद खतरनाक स्तर पर है। और यह एक तथ्य है कि देश में प्रतिबंधित होने के बावजूद सिंगल यूज श्रेणी का प्लास्टिक नदियों व झीलों में सबसे अधिक पहुंच रहा है। मछलियों में मिले अधिकतर प्लास्टिक के टुकड़े हरे या सफेद रंग के थे। मछलियां इनको भोजन समझकर खाने लगी हैं। मछलियों की 9 प्रजातियों पर अध्ययन किया गया था, जिनमें से 3 में सबसे अधिक प्लास्टिक मिला, जिनका उपयोग मानव द्वारा सबसे अधिक किया जाता है। स्वाभाविक है कि ऐसे में यह माइक्रोप्लास्टिक मानव शरीर तक भी पहुंच रहा है। इस तरह प्राकृतिक रूप से मिल रही मछलियों का जीवन भी अब सुरक्षित नहीं रह गया है। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ने यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर गंगा घाट पर बसे हरिद्वार, आगरा और प्रयागराज जैसे शहरों के किनारे प्लास्टिक प्रदूषण की स्रोत की पड़ताल की। रिपोर्ट के अनुसार 25% प्लास्टिक कचरा न तो रिसाइकिल होता है और न ही उसका सही ढंग से निस्तारण होता है।
ये कचरा शहर के प्रमुख स्थान पर फेंका जाता है, जो बारिश के साथ बहकर नदियों में जा मिलता है। नदियां इस कचरे को समुद्र तक बहा ले जाती हैं, जिसमें प्लास्टिक के पैकेट, बोतल, चम्मच, नायलॉन के बोरे और पॉलिथीन बैग आदि शामिल रहते हैं। यह भारत भर की नहीं, बल्कि पूरे विश्व की स्थिति है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी का 2/3 भाग समुद्र प्लास्टिक कचरे की भयावह चपेट में है। इस समय 269,000 टन प्लास्टिक समुद्र में तैर रहा है, जो लगभग 4 अरब माइक्रोफाइबर प्रति वर्ग किलोमीटर समुद्र में अपना स्थान बना चुका है। विश्व का लगभग 70% प्लास्टिक कचरा सागर में जाता है, और यदि यही स्थिति रही तो 2025 तक मछलियों से अधिक सागर में प्लास्टिक होगा, जिसके विकट परिणाम हमें कल भोगने होंगे। वर्तमान में इस तरह के प्रदूषण से सागर का तापमान 10.6 डिग्री बढ़ चुका है, जिससे 20% समुद्री जीवन संकट में है। सागर के 30% हिस्से में अम्ल की मात्रा अधिक हो चुकी है। यही स्थिति रही तो यह तापमान 1 डिग्री से अधिक बढ़ जाएगा, जिसे एक बड़े प्राकृतिक कहर के रूप में हम सबको झेलना होगा। हजारों प्रकार के समुद्री पक्षी पहले ही अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और बढ़ते प्लास्टिक के कारण कछुओं, सिल्स में स्तनपायी जीवों का अस्तित्व खतरे में है। वास्तव में प्लास्टिक सागर के पानी में माइक्रो प्लास्टिक में बदल जाता है, जिसे समुद्री जीव अपना भोजन समझकर खा जाते हैं। एक शोध के अनुसार इस समय सागर में लगभग 150 से 510 खरब टुकड़े तैर रहे हैं। आलम यह है कि सागर का कोई भी हिस्सा इससे अछूता नहीं है। भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुव तक और आर्कटिक सागर से लेकर समुद्री तटों तक आज हर जगह प्लास्टिक फैला पड़ा है। एक शोध सर्वेक्षण के अनुसार कैलिफोर्निया के बाजार में बिकने वाली मछलियों की आंतों में बहुत अधिक प्लास्टिक के माइक्रोफाइबर्स पाए गए हैं। इसी तरह समुद्री कछुआ तैरते प्लास्टिक को भोजन समझ करके खा जाता है, जो इनकी आंतों को बर्बाद कर रहा है। यही स्थिति समुद्र पक्षियों की है। अनुमान है कि लगभग 60% पक्षी बहुत अधिक प्लास्टिक का सेवन कर चुके हैं, और यदि यही गति रही तो 2050 तक 99% समुद्री पक्षी प्लास्टिक का सेवन कर चुके होंगे, और इनका अस्तित्व अधिकांशतः विलुप्ति के कगार पर होगा। दक्षिण एशियाई देशों के तटों पर माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण पर फरवरी 2023 में आई मलेशियाई अध्ययनकर्ताओं की रिपोर्ट के अनुसार समुद्र में घुला प्लास्टिक भारत के तटों को प्रदूषित कर रहा है। दक्षिणी भारत के प्रमुख तटों पर माइक्रोप्लास्टिक फैला पड़ा है। सबसे बदतर स्थिति चेन्नई जैसे बड़े शहरों के किनारे के तटों पर है, जहां शहर और समुद्र दोनों ओर से माइक्रोप्लास्टिक आ रहा है। शोधकर्ताओं को चेन्नई, कर्नाटक, पुडुचेरी, केरल, ओडिशा और दक्षिण अंडमान तटों पर माइक्रोप्लास्टिक मिला है। यह प्लास्टिक फाइबर छोटे बड़े टुकड़े, फिल्म आदि के रूप में है। इसके दो तरफा नुकसान प्रत्यक्ष देखे जा रहे हैं। यह पर्यटन उद्योग को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में पर्यटकों की संख्या कम हो सकती है। दूसरा, मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि समुद्री तटों पर भारी मात्रा में नमक तैयार होता है। इस नमक में माइक्रोप्लास्टिक घुलकर मानव शरीर में प्रवेश कर रहा है। ज्ञात हो कि समुद्र से तैयार होने वाले नमक में भी माइक्रोप्लास्टिक की मात्रा बढ़ रही है। एक शोध के अंतर्गत तमिलनाडु के 8 जिलों से नमक के नमूने एकत्रित किए गए हैं, जिनके तटों पर समुद्री जल से तैयार किया जाता था। जांच में 1 किलोग्राम में 50 से अधिक प्लास्टिक के कण विद्यमान पाए गए, जो फाइबर, नायलॉन, थर्मोप्लास्टिक और छोटे टुकड़ों के रूप में थे। वर्ष 2023 में हुई इस रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि नमक में माइक्रोप्लास्टिक तेजी से बढ़ रहा है और मनुष्य शरीर में प्रवेश भी कर रहा है। नमक में पहली बार एक्रिलीन, एक्रोलोनाइट्रिल, ब्यूटाडाइन, स्टाइरीन, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन आदि माइक्रोप्लास्टिक मिलने की पुष्टि हुई है। मनुष्य शरीर में प्रवेश होने पर ये प्लास्टिक कण आंतों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ये दीर्घकाल में गंभीर रोगों का कारण बन सकते हैं। इस तरह हवा, पानी, मिट्टी और पूरे परिवेश में तेजी से घुल रहा प्लास्टिक धरती पर अस्तित्व के लिए खतरा बन चुका है। एक अनुमान के अनुसार पूरे विश्व में इतना प्लास्टिक हो चुका है कि इससे पूरी पृथ्वी को 5 बार लपेटा जा सकता है। हमारे भोजन व शरीर से लेकर प्राकृतिक संपदा को विषाक्त करके माइक्रोप्लास्टिक के खतरे से जूझने व इसे रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के दिन प्लास्टिक प्रदूषण के लिए समाधान तलाशने की थीम दी थी। समाधान का एक ही उपाय है कि प्लास्टिक का उपयोग कम करें व इसे धीरे धीरे बंद करें। इसके वैकल्पिक उत्पादों का उपयोग करें। सरकारों का भी कर्तव्य बनता है कि इस दिशा में ठोस कदम उठाएं। हालांकि वर्ष 2019 में सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करने का संकल्प लिया था। साथ ही प्लास्टिक कचरे के पृथक्करण, संग्रहण और निपटाने की दिशा में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का प्रयास जारी है। लेकिन ये प्रयास जनता की जागरूक भागीदारी के बिना अपनी निर्णायक परिणति तक नहीं पहुंच सकते। अतः हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वह एक जिम्मेदार व समझदार नागरिक की भांति
प्लास्टिक का विभीषिका को समझते हुए इसके प्रति अधिकतम लोगों को जागरूक करे तथा इसके समाधान में अपना यथासंभव सहयोग दे। ये साथियों आज का अध्याय प्लास्टिक के संदर्भ में, इसमें हम क्या कर सकते हैं इस पर हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। हम कैसे इस समस्या का समाधान करें। एक छोटी सी कहानी। पेड़ की डाल पर एक तोता, दूसरी डाल पर बाज बैठा। तोते को देख बाज अकड़ कर बोला, अरे तोते, अच्छा है कि मेरा पेट भरा है, नहीं तो मैं क्षण भर में तेरे टुकड़े कर दूं, पर तू ऐसे दुस्साहस के साथ मेरे सामने खड़ा है। तोते ने कहा, आप ठीक कहते हैं, आप मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, पर शक्ति की शोभा दुर्बल पर जोर दिखाने में नहीं, गिरे हुए को उठाने में होती है। भक्षण तो कोई भी कर सकता है, पर रक्षण करना बलवान का दायित्व है। बात बाज की समझ में आई, उसकी समझ में परिवर्तन आ गया। इस तरीके से साथियों ये कहानी भी पूरी, ये अध्याय भी पूरा। आज के सत्र को केवल एक अध्याय में ही समेटेंगे, क्योंकि समय थोड़ा कम मिल पा रहा है वीडियो को रिकॉर्ड करने का। आइए गायत्री मंत्र पढ़ें, कल फिर यथावत विधिवत स्वाध्याय होगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अभी हम लोग सीतापुर से प्रस्थान कर रहे हैं, लखनऊ समय से ट्रेन पकड़ना है छत्तीसगढ़ के लिए। तो आज के स्वाध्याय में इतना ही साथियों। इसके बाद आप सब लोग 18 सत्संकल्प सूत्र का भी स्वाध्याय करेंगे, उसके बाद सत्र को पूरा मानेंगे। थोड़े कम समय के लिए आज का स्वाध्याय हुआ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। आइए सबको नमस्कार करते हुए, सबको प्रणाम करते हुए आज के सत्र को विश्राम दिया जाए। कल हम लोग आगे के अध्याय पढ़ेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय
आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।